नमस्कार, डीवी डायलॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाता हूं दोस्तों, जो 3 बार, एक बार नहीं बल्कि 3 बार के सांसद हैं, अभी भी राज्यसभा सांसद, और उसके साथ साथ देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे अलग अलग मुद्दों पर उनको आप देखते होंगे। उसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और भी बहुत सारे उनसे ही खुद मिलेंगे जब वो बताएंगे कि और क्या कुछ करते हैं। थोड़ा सा परिचय शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब चर्चा करें तो उनके साथ साथ बहुत सारी बातें आएंगी जिससे खुद ब खुद आप जानेंगे कि किस पर्सनालिटी से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। जी हाँ, आइए मुलाकात करवाता हूँ आपकी अभिषेक मनु सिंघवी साहब से। सिंघवी जी, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। और सीधा, चूँकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं आप, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए, और साथ साथ आपका एक लंबा अनुभव राज्यसभा में भी रहा है। देश में जो कुछ अभी हो रहा है, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप बीजेपी पे और जिस प्रकार लगता रहा है, और उसमें भी इधर पिछले दिनों जो तेज़ी आई है, धज्जियां उड़ाने वाले आरोप में जो तेज़ी आई है, उसको लेकर थोड़ा यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी हमने देखा झारखंड में जो कुछ हुआ। झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी के बाद लगभग 36 घंटे तक सरकार नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता, किसके अंदर वो राज्य है ये पता नहीं, और उसके बाद भी ये भी पता नहीं कि आखिर चंपई सोरेन, जिनको विधायक दल का नेता बनाया गया है, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। एक पूरा का पूरा जो है वो काला अंधेरा घुप जो है वो बना हुआ था। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? आपने कई चीज़ें कहीं झारखंड के विषय में राजीव जी, और आप निकटतम बिहार से आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले उत्तर के हैसियत से कि ये जो जिसको आप काला संवैधानिक दिवस या नॉन दिवस कहते हैं, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? आप मुझे लाइक नहीं करते हो, मैं शिबू सोरेन को लाइक नहीं करता हूँ, शिबू सोरेन को 3 लोग लाइक नहीं करते हैं। उसका क्या औचित्य है जब बहुमत शिबू सोरेन की सरकार के पास है, वो चाहे एबीसी हो? नंबर 1। नंबर 2, और इसमें ज़रा अच्छा प्रश्न पूछा आपने शुरुआत में, क्योंकि मैंने इसमें परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही था मुख्य बोलने वाला। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको अंदर की बात भी बताता हूँ 1 सेकंड में, संक्षेप में। 48 वर्सेस 32 का आंकड़ा था, उसको आप 47 वर्सेस 33 मान लीजिए। अब मैंने कहा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाउ टू कन्वर्ट ए मेजॉरिटी ऑफ 47 इनटू अ माइनॉरिटी ऑफ टू बी डिफीटेड बाय अ माइनॉरिटी ऑफ 33। ये पुस्तक किसने लिखी? इसका लेखन किसने किया? या तो माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस ने या माननीय गृहमंत्री के ऑफिस में। तो मैंने ये भी कहा कि कौन सी रॉकेट साइंस की आवश्यकता है माननीय राज्यपाल जी को कि गणित 48 वर्सेस 32 की समझने में 48 घंटे लग गए। और आपके पड़ोसी बिहार में जो माननीय पलटू कुमार जी ने जब घोषणा की कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं जी, उसको मालूम है उसके बाद कितना समय लगा बुलाने में? 20 मिनट। समारोह बाद में हुआ, लेकिन 20 मिनट में निमंत्रण आ गया। अब आप ये बताइए कि संविधान वालों ने वो कहा था, बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वाक्य है अम्बेडकर जी का, कि आप सबसे अच्छा संविधान रचित कर लीजिए, लेकिन अगर उसको चलाने वाले, कार्यान्वित करने वाले लोग द्वेष से भरे हैं या अलग अलग अल्टीरियर कारणों से भरे हैं तो चल ही नहीं सकता। और कितना भी एवरेज औसतन संविधान बनाइए, लेकिन अगर विवेक दिखाएंगे, दूरगामी दृष्टि दिखाएंगे तो अच्छा चलेगा। उसमें ये नहीं लिखा जाता संविधान में कि कब आप जाएंगे कमरे में, कब कपड़े बदलेंगे, कब बाथरूम जाएंगे। जी बिल्कुल। ये विवेक से होता है। और जब आपके लोग इस प्रकार का, अंत में हुआ क्या, हमने उसके बाद मेरे को कहा गया कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट करें। मैंने कहा हर हल कोर्ट कचहरी में नहीं होता है, क्योंकि आजकल ये भी एक हो गया है कि मैं कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट जाते ही आप जो राज्यपाल हैं अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। कहते हैं अब तो भाई तुम कोर्ट चले गए, जब कोर्ट का आदेश मिलेगा तब मैं अपना प्री एग्जिस्टिंग संवैधानिक उत्तरदायित्व करूँगा। जी। तो उसके बाद हमने चिट्ठी लिखी, जो कुछ मैंने अभी बोला आपको, वो सब उस चिट्ठी में सम्मिलित है। और किसी मिरेकल के आधार पर माननीय राज्यपाल जी मान गए, या उनको शायद सही दिशा दिखाई गई नॉर्थ एवेन्यू से। तो ये लेकिन घृणात्मक कितना है आप ये, और ये एक बार नहीं हुआ। देखिए, वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ समर, एक कहावत है अंग्रेजी में। जी बिल्कुल। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है कि मैंने मिडनाइट वाली हियरिंग की है, कर्नाटक वाली।
सेकेंड टाइम कर्नाटक में दूसरी बार भी मैं पेश हुआ हूँ, महाराष्ट्र में मैं पेश हुआ हूँ। तो ये एक, मैंने कहा कि भूगोलिक सुप्रसिद्ध अगर एक विश्वविद्यालय है जिसमें सिर्फ डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री मिलती है, वो बीजेपी चलाता है। कैसे बहुमत को अल्पमत में कर दो, कैसे चुनावित सरकारों को गिरा दो, ये कभी कोर्ट की बात आप भावना ही नहीं थी संविधान की। कोर्ट की बात आप कर रहे थे, कोर्ट पे भी आना चाहूँगा, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी ये मामला भी, झारखंड का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया और एक पॉलिटिकली जितने भी केसेस हैं वो एक स्पेशल बेंच के पास, एक स्पेशल जज के हवाले ऐसे केसेस हो जाते हैं। इस पे कोर्ट में कोई चर्चा होती है क्या? क्योंकि अभी झारखंड का मामला चर्चा होती है, चर्चा हुई है, चर्चा हो रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रही है। तो मेरी पहली टिप्पणी है कि इसकी चर्चा की आवश्यकता क्यों है? अगर सब चीज़ सही हो तो ऐसी चर्चा की आवश्यकता मैं नहीं मानता, होनी भी नहीं चाहिए। नंबर 2, जब आप एक स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा कर रहे हैं तो अति आवश्यक बनता है कि सिर्फ न्याय किया ना जाए, बट न्याय होते हुए दिखा जाए। आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं जी, उसमें साथ आपने मिश्रण किया, लिबर्टी के साथ एक राजनीतिक एलिमेंट भी है। ये बात कोई नहीं है कि हम जा सकते हैं हाईकोर्ट, हम जा रहे हैं उच्च न्यायालय, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री का विषय लिया। लेकिन हमारा मुद्दा 3 फोल्ड था। पहला कि क्या इस प्रकार से आप एक संवैधानिक चुनावित मुख्यमंत्री को, मैंने शब्द यूज़ किया इस्तेमाल में, एस्केप्ड कॉन्विक्ट मानेंगे कि आपको मैंने कन्विक्ट भी कर दिया और आप भगौड़े भी हो गए। नंबर 2, आपके पास पावर है गिरफ्तार करने का। पावर गिरफ्तार करने का मतलब नहीं होता कि आपका ऑब्लिगेशन है गिरफ्तार करना। आपको दिखाना पड़ता है कि आवश्यकता क्या है। जी। जिस व्यक्ति ने 3 बार बैठ के 9 घंटे आपको बयान दिया है और उसने कहा कि बयान ले लो, दस्तावेज दे दिए हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या कारण है। अब ये चीज़ें या तो सुप्रीम कोर्ट भी, उच्चतम न्यायालय भी सुन सकता है, उच्च न्यायालय भी सुन सकता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इस बार उन्होंने अपने विवेक में समझा, भेजा जाए। लेकिन जब इस प्रकार का एक फीलिंग है बार में और जगह भी, इस पर्टिकुलर केस में देखिए हमारे कानून में बड़ा स्थापित है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निर्णित करते हैं बेंचेस। ये एक समझ लीजिए इलीगल अरेस्ट का, बेल तो नहीं थी इसमें, इलीगल अरेस्ट का एक आम मामला था, सिवाय इसके कि इसमें मुख्यमंत्री थे। तो इसमें हमको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें एक विशेष बेंच क्यों कायम की गई, क्योंकि आम मामले स्थापित बेंच पे जाते हैं, इस विषय में कोई स्थापित बेंच नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा अधिकार क्षेत्र है जो न्यायिक या गैर न्यायिक पुनर्निरीक्षण के लिए खुला नहीं है। तो इसलिए अब जो है सो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अपने आप सिस्टम को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे प्रश्न उठने ही न दें। बिल्कुल, आता हूँ जुडिशरी पे और भी सवाल। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस से फ़र्क होता, इस केस में शायद निर्णय वैसे ही होता, कोई भी बेंच होती तो वो अलग बात है। लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये धारणा क्यों बन रही है? एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, इस पे भी आता हूँ। अभी आप बिहार का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा आप झारखंड से बिहार की तरफ चलें। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, वो जब उधर से आते हैं, मणिपुर से आते हैं, असम में जो हाल आपने देखा, लाठीचार्ज तक हुई, चूँकि हमारी टीम भी कवर कर रही थी, उस लिहाज से भी बहुत नज़दीक से हमने देखा है। उसके बाद बिहार पहुंचते हैं, बिहार में सरकार पलट जाती है। झारखंड पहुंचते हैं, सरकार गिराने की नौबत आ जाती है। आगे आगे देखिए क्या होता है। ये तो आपने ये चल रहा है, विचित्र दोषारोपण किया है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये दोषारोपण राहुल गांधी के ऊपर नहीं है। हाँ। ये एक ऐसी खबर सामने आती है जिस पर कहीं ना कहीं चर्चा तो बनती है कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। इसमें एक कहावत है अंग्रेजी में कि जो इफेक्ट होता है ज़रूरी नहीं कि कॉज से साथ लिंक्ड होता है। वो आपका जो अभी बड़ा रोचक एक आपने कनेक्शन किया यात्रा के साथ और सरकारें गिरने के साथ, उसका सीधा संबंध है कम से कम 2 सरकारें जिनका नाम आपने लिया। एक व्यक्ति एक पार्टी से जो 9वीं बार अपने टर्म के बीच में मुख्यमंत्री बने, बहुत ज़्यादा अल्पमत में है खुद वो किसकी वजह से बने? बीजेपी की वजह से। तो ये प्रश्न आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं? या माननीय राहुल गांधी जी जो इतना रगड़ रहे हैं अपने आप को रोड पे, उनसे कैसे पूछ सकते हैं आप? झारखंड में क्या हुआ है? कल तक प्रयत्न ये था
कि आपको गिरफ्तार करने के कारण मैं सरकार भी बदल दूँ। और मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि आप निकट भविष्य में दिल्ली में भी देखेंगे। तो अभी ये दिल्ली प्रश्न आने जो वाला था आपका मैं, जो जी। प्रश्न है जी। बहुत सार्थक है, लेकिन आप गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं। अपना प्रश्न वहां पूछिए जहां ये हो रहा है और किया जा रहा है, और ये एक नीतिगत रूप से किया जा रहा है। इसीलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। ये सवाल आपके ऊपर किसी दोषारोपण के रूप में नहीं कर रहा नहीं, वो हूँ। तो मैं मजाक कर रहा था कि जी, वो आपने ये connection जो सवाल, था। ये जो कनेक्शन है, ये दिल्ली में भी मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। समन भेजा जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तीनों जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर ये तीनों बहुत बड़े टूल के रूप में जो काम ये कर रहे हैं। बहुत ही एक, और इसका जरा मैं थोड़ा आपको व्यापक एक जवाब दूंगा। जी। एक सब लोग जवाब जो दे रहे हैं एक नैरो वो भी है, लेकिन एक व्यापक। देखिए, आज राजीव जी आप सरकार में हैं, कभी तो आप हटेंगे। भारत की गणतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि सेंट्रल हॉल में वो 2 महिलाएं बांग्लादेश की साथ नहीं बैठ सकती। नवाज शरीफ और ज़िया-उल हक साथ नहीं बैठ सकते थे। हमारे गणतंत्र का सबसे बड़ा ये है कि सेंट्रल हॉल जो पुराना वाला था, कम से कम वहाँ वाजपेयी जी भी आते थे, आगे बैठते थे, पीछे राजनाथ सिंह जी, इधर मैं, इधर कोई और जो मर्जी हो आप। अब आपको जब से, और ये बात ज़रूर है कि देश में पहला शुरू हुआ एक दक्षिण प्रदेश से, जहाँ ये आपसी वैमनस्य और उसका व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स, राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति। जी। फिर वो धीरे धीरे जाके सरदारों की झगड़े में चला गया उत्तर में, और फिर गया एक पूर्व के प्रदेश में। इतने वर्षों में 3-4 प्रदेशों के अलावा ज़्यादा उदाहरण ऐसे नहीं है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि या ना उपलब्धि है कि इन्होंने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिशोध की राजनीति का उद्घाटन किया है। आज आप ये सब कर रहे हैं। एक तो आप ऐसी एजेंसी जिनका नाम लिया आपने, इसको सत्यानाश कर रहे हैं। प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर लोग प्रोफेशनल हुआ करते थे, होना चाहिए, उनको आप ख़त्म कर रहे हैं। वो उगते सूरज को देखते हैं। दूसरा, आप ये समझते हैं कि आप किसी को इतनी प्रताड़ना देंगे और कल आप हटेंगे तो दूसरा व्यक्ति, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से वही दुरुपयोग करेगा। जी। तो आपने हमारे सिस्टम को कितना विकृत कर दिया। तीसरा क्या है कि ईडी देती है आपको पूरे केसेस की सूची में, तो इसमें एक याचिका कर रखी है। अगर आप उस पर राजनीतिक केसेस लें, देखिए 100 केसेस हैं टोटल ईडी के पास, उस पर राजनीतिक केस सिर्फ 10 ही होते हैं, लेकिन उन 10 में से 9 केसेस जो हैं वो विपक्ष के विषय में, 9 क्या 9.5, वो आंकड़ा नहीं देती है आपको। क्यों? मतलब मैंने अभी कहा कि विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है, पीएचडी और डॉक्टरेट का कैसे सरकारें गिराई जाएं। एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सुप्रसिद्ध है, जैसा सब लोग कहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीनें बनती हैं। किसी पार्टी ने इतनी सफलता से वॉशिंग मशीन बनाई नहीं आज तक। तो ये कैसे हो सकता है? और आपकी कन्विक्शन रेट उन 10 में से 9, 9.5 केस तो ऐसे हैं, उस कन्विक्शन रेट आपकी 2% या 4% भी नहीं है, 1% के लगभग है। हाँ, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिस्टम को, आज आप नशे में हैं, आप सत्तारूढ़ हैं, लेकिन आप पूरे सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। और हम जानते हैं, हमसे सब लोग, बीजेपी के लोग बात करते हैं, अफसर भी बात करते हैं, सब हम क्या करें? आज राजीव रंजन अगर इनको नहीं पकड़ेगा तो कल उसका डिमोशन तो नहीं कर सकते, लेकिन स्थानांतरण जरूर कर देंगे। आखिर वही बाल बच्चेदार आदमी, उसको क्यों ये बिना मतलब पंगा लेना है, बड़ी क्यों झगड़ा लेना है? करता है काम। हर अफसर बुरा नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो पूरी विकृत की गई है सिद्धांत कानून का, कि मेरे पास पावर ऑफ अरेस्ट है, दैट मीन्स आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू अरेस्ट। आप ये अरेस्ट, अब मान लीजिए चलिए कि मैं गिल्टी हूँ, आप ये जो अरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कितने सालों बात कर रहे हैं? कभी सोचा है आपने? आज आपका लिकर का मामला 5 साल पुराना है। ये आदमी दिल्ली का, मेरा सौभाग्य है कि मैं अलग अलग पार्टियों के, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनको केसेस देखने होते हैं, सुझाव देना, केसेस देखना, और वो चाहे आप हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, उसमें आज वो आदमी 5 साल से न भगोड़ा है, मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पदासीन है। वो क्या कर सकता है जिसको आप उसके अरेस्ट द्वारा रोक रहे हैं? अरेस्ट तो लिबर्टी का हनन है ना। तो अगर आप उससे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, आप उससे दस्तावेज मांग सकते हैं, अगर न दे तो आप उसको दोषी मान सकते हैं, लेकिन आप उसको बुलाते हैं क्यों? प्रश्नोत्तर के लिए? बिल्कुल प्रश्नोत्तर के लिए नहीं। जब आप आओगे घर पे तो चाय नहीं पिलाएंगे, आपको हथकड़ी पहना देंगे। तो ये जो अरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट विकृत हो गया है। ये अरेस्ट आज 5 वर्ष बाद बताइए, आपके पूरी तरह से गिल्ट भी मान लीजिए
गिल्ट तो स्थापित होगी कन्विक्शन के बाद। बिल्कुल। क्या औचित्य है किसी को भी, चाहे वो सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, उससे ये धमकी देने की भी क्या आवश्यकता है? तो नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट को, ये दुर्भाग्य है कि प्रश्न ऐसा कठिन प्रश्न या सीधा प्रश्न, कठिन नहीं कहूँगा, बड़ा सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न जैसा मैं पूछ रहा हूँ, कचहरियों को पूछना चाहिए। और ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं, अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक भय का वातावरण फैलाया गया है। कंट्रोल फ्रीक सरकार है, एक प्रतिशोध का पीछे से एक हमेशा से धमकी रहती है आपके माइंड के बीच में जी। तो ये सब सिस्टम्स जो हैं, और मैं नहीं कहता कि सरकार ने कुछ उपलब्धियां नहीं की हैं, आपने आर्थिक क्षेत्र में की होंगी, लेकिन आप पूरे सिस्टम को, ये नया भारत अगर है, नवा भारत जिसे आप कहते हैं, तब तो मैं तो चाहूँगा पुराना भारत रहे भैया हमारा। जी, जुडिशरी की बात आप कर रहे थे, क्या जुडिशरी में न्यायपालिका में कोई भय का माहौल भी है? देखिए, भय का माहौल हमारे पूरे सिस्टम में है, भारत के अंग अंग में है, भारत के हर पिलर में है। अगर आप इसको नकारते हैं तो आप किसी एक हिमालय की ऊंचाई में अपनी कुटिया में बैठे हैं और आप सच्चाई नहीं जानते हैं। एक चीज़ और समझिए राजीव जी, इस विशाल देश में अगर आप, मेरा मानना है कि 33 या 50% भी जॉइंट सेक्रेटरीज को कंट्रोल करते हैं तो देशी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप भय आंशिक रूप से फैलाते हैं न्यायपालिका में जी, तो वो पर्याप्त होता है। ये नहीं कि आपकी मदद करूं मैं, लेकिन एक भय है, एक हिचक हो जाती है, फिर विलंब आ जाता है हिचक के साथ साथ, आपका काम हो गया। कार्यपालिका में खुद बीजेपी के अंदर भय नहीं है, आप समझते हैं। यहाँ तक भय है कि अगर पुराने दोस्त सेंट्रल हॉल में बैठ के बात कर लें तो भाई जरा उधर मिलते हैं कि इधर मिलते हैं, हमको देख लेंगे, बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। हमारे गणतांत्रिक कभी सिद्धांत था ही नहीं ऐसा। कौन सी संवैधानिक संस्था में भय नहीं है? चुनाव आयोग में भय नहीं है? सीएजी में भय नहीं है? क्या हम मैं कोई बहुत एक काल्पनिक चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं आपको एक रोचक किस्सा बताऊं। 2019 में भी मैं चार्ज में था, बहुत सारे और कामों के साथ साथ जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव आयोग के विषय में हमने करीब 30 या 40, मेरे पास सिर्फ महत्वपूर्ण वाली आती है, बाकी सब तो होती रहती हैं अलग अलग जगह, 30 या 35 शायद याचिकाएं दी कि भाई आपने ये उल्लंघन किया मॉडल कोड का, इन्होंने ये उल्लंघन किया, इत्यादि इत्यादि। उसमें 30 में हमको अच्छा हल मिल गया, या तो आपको चेतावनी दी गई, या आपको प्रतिबंध लगाया गया, या निर्णय हुआ, या कई बार निरस्त भी हो गया हमारी याचिका। उसमें 4 या 5 थे जो माननीय नंबर 1 और माननीय नंबर 2 के विषय में थे। उन 5 को निर्णय नहीं किया। आप जानते हैं कि अवधि चुनाव की जो विंडो होता है 6 हफ्ते होता है मैक्सिमम। अगर मैं 6 हफ्ते के बाद कुछ भी करूं तब तक आपको जो करना है कर दिया आपने। तो हमने याचिका लगाई करीब 2 हफ्ते शुरुआत के बाद, 4 हफ्ते तक जवाब तक नहीं, उसका निर्णय नहीं। ये नहीं कि निरस्त कर दो, इतना साफ था वो, लेकिन अब प्रतिबंध कैसे लगाएं इतने बड़े महानुभावों के विरुद्ध में। उसके बाद जब 1 हफ्ता बचा था हमको कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि निर्णय करो। चुनाव खत्म होने के 1 या 2 दिन पहले उन्होंने निरस्त कर दिया। उसमें एक फुटनोट है, उसमें एक डिसेंट आया, जो डिसेंट कभी प्रकाशित नहीं हुआ, और चुनाव आयोग ने लिखा बाहर कि भाई हम डिसेंट प्रकाशित नहीं करते हैं। वो एक व्यक्ति का था जिनका नाम आप जानते हैं, लवासा। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आप जानते हैं जी। एक अप्रकाशित डिसेंट के विषय में क्या हुआ उनके साथ। तो आप कहते हैं भय नहीं है? चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है भैया, स्टैच्यूटरी भी नहीं है। और बेचारी जो स्टैच्यूटरी संस्थाएं हैं, सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, उनकी क्या हालत होती होगी? तो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है जो आप बता रहे हैं। भय वाली बात अगर सब जगह वही है तो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनाव और ईवीएम को लेकर लगातार अभी, और आपके ही काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो लोग भी इसमें आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग भय में रहे, जुडिशियरी भय में रहे, मीडिया भय में है, और बाकी संस्थाएं वो भय में रहें, तो फिर लोकतंत्र चलेगा कैसे? और लोकतंत्र को जिस भी ढंग का दबाव इस पे सरकार पे बनाने का काम विपक्ष का भी है। तो एक विपक्ष के नाते, विपक्ष के एक सबसे बड़े विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते भी मैं आपसे ये चाहूँगा कि
ईवीएम को लेकर जो कुछ हो रहा है उस पर क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ आगे की नीतियां हैं वो ज़रा स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, इस भय के वातावरण से इस देश को कैसे बाहर निकालें। अब आपने बड़े व्यापक प्रश्न पूछे हैं, अलग अलग हैं प्रश्न। आपने अच्छा किया जोड़ दिया मीडिया को भी भय के विषय में, मैं भूल गया था बोलना वो। वहाँ तो सीधा प्रतिशोध होता है, सीधा परिणाम दिखता है, और सीधा भय क्या आतंक फैलाया जाता है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं नाम। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। पहले लेटेस्ट टेक ईवीएम। ईवीएम का पूरा अभियान 2019 में मैंने और चंद्रबाबू नायडू जी ने साथ किया था, सब पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से। उस वक्त ज़्यादा झुकाव उनका विपक्ष में था, अब सुनने में आ रहा है कि शायद ज़्यादा झुकाव नहीं है वहाँ। खैर वो एक अलग कहानी है जी। मैं अपने सभी मित्रों के अनुसार नहीं, मैं अपनी विवेक के अनुसार बोलता हूँ ये चीज़ें, थोड़ा इसमें मेरा स्वतंत्र पक्ष है। मुझे पूरा संदेह है कि ईवीएम में कुछ न कुछ एक सिलेक्टिव गड़बड़ी है, लेकिन साथ साथ मैं प्रमाण नहीं कर पाया हूँ। मैं यानी हमारा पूरा सिस्टम जी, हमने प्रयत्न किया है, कहीं ना कहीं वो झुठला दिया जाता है, इधर उधर हो जाता है, पकड़ा नहीं जाता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि देश में सिर्फ 6 विश्व में ऐसे देश हैं विश्व में जहाँ की पूरी तरह से ईवीएम होता है, और भारत जैसे विशाल कहीं भी नहीं होता जी। तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ ये कह रहा हूँ कि प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कैविएट है। मैं अब पूरा अभियान कर रहा हूँ और आपके ज़रिए करना चाहता हूँ कि आप कम से कम 1-2 संशोधन तो ले ही सकते हैं। नंबर 1, आप खुद मानते हैं कि हमारे, और वो मेरी याचिका के आधार पर, आपने वीवीपीएटी कितने में होगा वो आंकड़ा बढ़ाया है X से Y, मेरे को प्रतिशत याद नहीं है, 5-6% में आप वीवीपीएटी 5% जी। अब आप पहली बात तो ये है कि वीवीपीएटी 100% में क्यों नहीं कर सकते हैं। ईवीएम रखिए आप, मेरे पास ईवीएम का परिणाम नहीं है। आपको आश्वस्त करना है। देश में अगर संदेह भी है, पूरी तरह से प्रमाणित नहीं भी है, तो अगर ये बार बार प्रश्न उठता है तो एक कारण बताइए कि आप वीवीपीएटी 100% नहीं रखते। उसका कारण क्या दिया था मालूम है आपको? कि समय लगेगा और पैसे का अभाव। पैसे का अभाव मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने पूरे सैंक्शंस अवेलेबल हैं जी। और वो कहते हैं कि बाद में देखने में, चुनाव के बाद एक्स्ट्रा समय लगेगा परिणाम घोषित करने के लिए, क्योंकि आज सेम डे हो जाता है। आपको मालूम है कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा? 3 दिन, यानी आज चुनाव है तो परसों का दिन छोड़ के तरसों घोषित हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि इसको थोड़ा समय लगेगा, कि 3 से 2 दिन भी हो सकता है ये। लेकिन अगर 3 दिन बाद आप घोषित करते पड़े, आपका कितना होता है राष्ट्रीय चुनाव? 45 दिन का लगभग 6 हफ्ते मिनिमम, 7 हफ्ते होता है। 7 हफ्ते में अगर आप आश्वस्त, और महीने भर इंतजार भी करना होता है रिजल्ट का। उसके पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट का भी इंतजार करना। तो आप उसमें 3 दिन जोड़ने के लिए, और उसका पॉजिटिव क्या है कि देश में एक आश्वस्तता फैलेगी। आप क्यों से झिझक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र है तो उसको आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि फंड्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि फंड्स की बात है तो बार बार अभियान करके सरकार मना कर ही नहीं सकती जी। इतने फंड्स भी नहीं चाहिए इसके लिए। अगर 3 दिन के डिले के लिए आप 100% करके आप सबको मैं आश्वस्त कर सकता हूँ 100%, तो देखिए, याद रखिए, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव रीढ़ की हड्डी है गणतंत्र की, और गणतंत्र को पहला मूल ढांचे का अंग माना गया, अभिन्न अंग। इसका मतलब है कि कल संविधान में अगर मैं लिख दूं, संविधान द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा कि गणतंत्र की परिभाषा ये है, पार्शली मोनार्किक है या एक धार्मिक गणतंत्र है, तो उसको आप स्ट्राइक डाउन कर देंगे। संविधान में लिखा है तो भी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर उससे ऊपर है संविधान से। तो ये तो सीधा आप मूल ढांचे को आघात पहुंचा रहे हैं, और इतनी छोटी चीज़ के लिए इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं मिलता किसी से, और मैं पूरी तरह से ये आपके जरिए कह रहा हूँ। तो ईवीएम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इशू है जी। दूसरा, आपने कहा कि ये भय कैसे कम किया जाए। देखिए, ये प्रश्न आपको पहले तो उनसे पूछना चाहिए पड़ेगा जो भय फैलाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सरकारों में, और हमारे से मतलब कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी सरकारें ले लीजिए आप। वाजपेयी जी सिर्फ अपनी सरकार नहीं, लेकिन वो उसका भी अंग थे अपने जनता सरकार में। कभी भय देखा आपने ऐसा? और वाजपेयी जी की सरकार तो काफ़ी रही थी। आज उसका एक व्यक्ति नहीं बचा, वो एक अलग कहानी है। एक व्यक्ति बचा है, 2 भी नहीं है। आखिरी व्यक्ति जो निकले उस सरकार के, वो मुख्तार अब्बास नकवी थे, एक बचे हैं अभी। लेकिन उसमें भी भय का जो आतंक का लेवल आज देख रहे हैं आप, किसी में नहीं है, कभी नहीं है।
सभी लोग कहते हैं कि ये बीजेपी 2 है, ये बीजेपी वो है ही नहीं। और ये आपके एक कंट्रोल नियंत्रण का जो एक पूरा आपका एक जुनून है, नियंत्रण जुनून सरकार जो है उससे निकलता है। हर चीज़ को आपके ऊपर डॉसियर है, आपके कोर्ट के ऊपर डॉसियर है, और उसका दुरुपयोग जब हो करो तो करो, उपयोग करो, जो करना है करो उसका। कांग्रेस क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, एक आपने प्रश्न पूछा, आज ये बताइए कि इस भय के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम परफेक्ट हैं, मेरे साथ भी बोल रहा है जी। हमारे लोग खड़े हैं, कोई यात्रा कर रहा है, बेचारे राहुल गांधी जी इतने 1000 किलोमीटर चले, इतने 1000 किलोमीटर और चल रहे हैं। तो प्रयत्नशील में तो कोई कमी नहीं है, प्रयत्नशीलता में। अब इकाई की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हो रही है, उसके ऊपर सही टिप्पणी फरवरी के अंत में होनी चाहिए जी। लेकिन ये कहना कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कांग्रेस अपने स्तर पे, और अगर आप संयुक्त इंडिया को लें, विभाजन है वहाँ, साथ साथ नहीं है जी। लेकिन दोनों कसौटियों पे प्रयत्न पुरजोर क्या कहते हैं विरोध का हम ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? आज कितना आसान है हेमंत सोरेन को सरकार ज्वाइन कर लेना, सत्तारूढ़। बिल्कुल। कितना समय लगता है? पलटू राम जी ने तो 7-8 बार किया है, लेकिन और लोग भी तो कर सकते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो हिम्मत है, विरोध है, तभी कर रहे हैं। केजरीवाल का क्या जाता है अगर वो कोई ना कोई सुलह कर ले तो? ये लोग खड़े हैं, तकलीफ में खड़े हैं, इनके मंत्रियों को आप गिरफ्तार कर रहे हो, तो ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि प्रयत्नशील नहीं। इसे अब देखिए, गणतंत्र में ये तो नहीं मैं गोली निकाल के गोली चला दूँ आपके ऊपर, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल। गणतांत्रिक विरोध से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ममता बनर्जी का बयान जो आया है, जब से नीतीश कुमार पलटी मारे हैं उसके बाद से इंडिया गठबंधन में भी थोड़ी सी सुगबुगाहट, और उसमें ममता बनर्जी का बयान कि कांग्रेस पर सीधा हमला, राहुल गांधी की पदयात्रा का वेस्ट बंगाल में जाना क्या उनको अखर रहा है या कुछ और है? क्या कुछ पहली है? बात तो और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि क्या यहाँ से, क्योंकि ये बातें हो रही हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आपसे ये बात मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक जानें, समझें कि लोगों में एक, अब डॉक्टर प्रकाश आम्बेडकर ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो अब है ही नहीं। कल ही का उनका बयान आया है, थोड़ा बहुत इसी ढंग का है। और ममता बनर्जी जी का बयान कि कांग्रेस पर सीधा जो पलटवार है ममता जी का, उस पर क्या कुछ क्या स्टैंड है? देखिए, पहले तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बहुत हद तक सही है। नंबर 2, ये अम्बेडकर जी वगैरह मैं ज़्यादा महत्व नहीं अटैच करता हूँ, क्योंकि वहीं इमीडिएटली राउत साहब ने भी टिप्पणी की, उनको नकारा, और मैं नहीं समझता वो इतना महत्व रखते हैं। नंबर 3, निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक दूसरी कैटेगरी में आती हैं। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है, एक प्रदेश की सीएम की हैसियत से नहीं, लेकिन एक बहुत जुझारू व्यक्ति भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। नंबर 4, मैं इसमें ये भी उतना ही गलत मानता हूँ कि एक तरफ जब मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ और दूसरी तरफ आपके रिश्तेदार मेरे ऊपर आघात करें, तो शादी में प्रॉब्लम आती है। तो जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियाँ हर दिन करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। शादी न हो तब उसके बाद आप टिप्पणी करिए। आज आपका और मेरा एक रिश्ता चल रहा है, बातचीत चल रही है, और आपके कज़न अगर मेरे को गाली देंगे हर दिन, तो एक दुराव तो आएगा ही जी। नंबर 5, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडिया अलायंस में अभी तक उस प्रकार का एक बिखरने का स्टेज आया है। आ सकता है, भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन आज कुछ हद तक जो आप देखते हैं दावे, वो पॉस्चरिंग, आवश्यक पॉस्चरिंग होती है सीटों के लिए। ये कोई नई बात नहीं, जो लोग राजनीति देखी है पास से वो जानते हैं कि आप 10 मांगेंगे तो आप सोचते हैं कि 5 तो मिलेंगी मेरे को, और मैं 15 मांगूंगा तो मुझे लगता है 7 तो मिलेंगी मेरे को। तो वो चलता रहता है, हर चीज़ उसमें लिटरली नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि 29 या फरवरी के अंत में, मार्च 1 के आसपास सही चीज़ क्लियर हो जाएगी। नंबर 7, मेरा पूरी तरह से मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज है बातचीत करना नहीं, दावे करना नहीं। अब समय बहुत कम है, नए गठबंधन या एक्स्ट्रा चलो करना नहीं। आपको 500 सीट हो या 450 सीट हो, इसमें एक व्यक्ति विपक्ष का हो खड़ा, ये देखना है। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ममता जी भी जानती हैं, कांग्रेस भी जानते हैं। कुछ लोगों को शायद संयम बरतना चाहिए, वो नहीं बरत रहे हैं, वो भी होगा। जहाँ तक आपका यात्रा का सवाल है पश्चिम बंगाल से, उसका बड़ा सरल आंसर है। ये यात्रा निश्चित रूप से राजनीतिक इसमें एलिमेंट है,
लेकिन साथ साथ ये नॉन राजनीतिक भी है, ये जोड़ने वाली यात्रा भी। अब आप अगर अरुणाचल से चल रहे हैं तो प्लेन ले बिना आसान नहीं होता है। ये यात्रा प्लेन को अवॉइड कर रही है। संभव है वो चिकन नेक से जैसे उतर के आए आप वहाँ से, लेकिन मैं नहीं समझता कि संभव है वहाँ से बिहार तक आना बिना बंगाल क्रॉस किए। और बंगाल कोई एनिमी स्टेट नहीं है। जी बिल्कुल। बंगाल में अगर हमारी अलायंस होती है बाद में कल गठबंधन, तो हम सबकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हमारा योगदान उसकी तरफ भी है ना। तो उसको ये देखना कि मैं आया हूँ आपके घर पे आपको अटैक करना, मैंने कहा कि वो दूसरा वाला अटैक में सहमत नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ आप अगर निकल रहे प्रदेश से और उसका कोई राजनीति की, तो वो बात नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सब लोगों को कि ये एक यात्रा का रूट है और उल्टा उसको संगठन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी को। क्या ये सही है कि ममता बनर्जी को इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं दी गई या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? देखिए, मैं इंटरनल डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी इंडिया अलायंस का व्यक्ति, उनको पूरी तरह से मालूम, तो जनरली तो पता ही है सबको जी, कोई भी अगर ये रुझान दिखाएं कि साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ वॉक करेंगे, साथ बस में बैठेंगे, तो आप समझते हैं कि मनाही होगी, उसमें सवाल नहीं उठता। ये तो हुआ ही अभी जो पदयात्रा हुई है दक्षिण से पूरब, उसमें कितने लोग अलग अलग लोगों ने ज्वाइन किया। अब ये कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा कहीं ना कहीं। आप मेरी तरफ से औपचारिकली समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति, मैं सिर्फ ममता जी, माननीय ममता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर सौहार्द के साथ सब साथ रहेंगे तो कोई सवाल नहीं उठता उसको नकारने का। जी, थोड़ा सा जुडिशियरी की तरफ आना चाहता हूँ। अब 1 साल का वक्त बीत चुका है CJI का, और 1 साल में बहुत सारे फैसले भी उनके आए, 370 का सबसे बड़ा, और भी कई सारे मसले हैं जो अभी पेंडिंग हैं। किस हिसाब से देखते हैं आप उनके कार्यकाल को? देखिए, मैं इन मामलों में बड़ा स्पष्ट होता हूँ और मैं समझता संतुलित भी हूँ। नंबर 1, चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश इनके पहले जो हुए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, उन सब की अवधियों में कुछ न कुछ एक बड़ा चीज़ हुई है, कालापन आया है। तो ये एक तुलनात्मक रूप से कहीं आगे हैं, कहीं बेहतर हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, नंबर 1। और मैं इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं कोई आपको बोलेगा। जी बिल्कुल। तुलनात्मक रूप से ये मुख्य न्यायाधीश शाइन करते हैं। नंबर 2, इन्होंने कई सारी नई अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत जुझारू हैं, इतना काम करते हैं कि मैं समझता हूँ घोड़ा और बलद भी इतना काम एक साथ मिलकर नहीं कर सकता। इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया है, सकारात्मक, अपने उच्चतम न्यायालय में नहीं, अखिल भारतीय स्तर पे और कोर्ट्स को भी एक दिशा देगी। इन्होंने कई जो लिटिगेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, जो जिनको विकलांग कहते हैं आप या जो दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, केसेस के मैनेजमेंट लिए। तो ये सब मैं बहुत अच्छा मानता हूँ और तुलनाओं के रूप से बहुत उत्तीर्ण मानता हूँ। जी, मैं समझता हूँ इनको 2-3 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक, जो आपने पहले पूछा, वो प्रश्न गलत हो, मैं आपसे गलत प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन उस प्रश्न की आशंका को हटाने के लिए आप पहले से ही कोई प्रिवेंटिव लीजिए कि कुछ सेंसिटिव केसेस में, या जहाँ एक सेंसिटिविटी होती है, दूसरा जहाँ आपकी मंशा या आपकी सोच पहले से ही पूर्व प्रचलित है, तो वहाँ शायद आपको नहीं बिठाया तो क्या जाता है। बिल्कुल, उस पर कोई फ़र्क नहीं, बहुत सारे 35-34 जजेस हैं, तो उसका ध्यान दें वो। एक, दूसरा मैं समझता हूँ कि उनके, और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ की है कि जो 5 पीठ, 7 पीठ और 9 पीठ की जो पीठ जो संविधान बेंचेस हैं जी, वो जो सड़ रही थी, पड़े हुए थे दशकों से, उनको लिया है, उनको बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, दिन रात बैठते हैं। साथ साथ उनको कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि कई मामले जो पेंडिंग हैं, पड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम तंग करते रहते हैं, उनको हमेशा मेंशन करके उनको भी लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसमें अर्जेंसी भी है, तो वो आप सिर्फ ये नहीं कि आप संविधान पीठ चल रही है उसके कारण बच जाए। नंबर 3, मैं समझता हूँ कि देखिए, हर चीज़ मुख्य न्यायाधीश एक नेता होता है, वो खुद अपने आप नहीं कर सकता, सब लाखों केसेस होते हैं। उनको ये बात एक मैसेज देना पड़ेगा उच्च न्यायालय से लेके और सबसे नीचे वाले दर्जे पे, कि लिबर्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीज़ नहीं। और दबंग रूप से अगर कुछ निर्णय आएंगे जहाँ लिबर्टी का मुद्दा हो, स्वतंत्रता का मुद्दा हो,
सौहार्द का मुद्दा हो, वहाँ पर कानून के अनुसार तो एक स्थापित होगा एक सिद्धांत, जिससे वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन पूरे अखिल भारतीय देश पे लोगों को उससे संबल मिलता जी। बाकी मैं इनको बहुत एवरेज से ऊपर मानूंगा। ऑफिस में रजिस्ट्री को लेकर के भी अभी बातें काफ़ी आई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, रजिस्ट्री के बारे में ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल का तो प्रचलन है कि ये क्या कहते हैं, कंप्यूटराइजेशन है। तो रजिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल पूर्व नियमित है, पूर्व नियमित कंप्यूटर से होना चाहिए, बट उसके साथ साथ ये है कि कोई इमरजेंसी हो, कोई विशेष हो, तो एक डिस्कशन होता है मुख्य न्यायाधीश के पास। इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ तो देखिए आरोप गलत हैं, कुछ आरोप हर हारा वाला लिटिगेंट भी करता है। कॉरिडोर टॉक जिसको हम कहते हैं, वो होती रहती, गपशप वो चलती रहती है, मैं उस पर ज़्यादा धारणा नहीं देता और न देना चाहिए जी। लेकिन कईयों में लगता है कि तथ्य है, तो आप ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों होने देते हैं? आप पूर्व निर्मित करिए ABC बेंचेस और फिर जाए वहाँ पर। बड़ा आसान है, पूर्व निर्मित एक बेंच नहीं कर रहे, आप 3 बेंच कर लीजिए जी। कि सब्जेक्ट X ABC में ही जाएगा। नंबर 2, उसमें एक ध्यान और रखना ज़रूरी है कि ABC में जा रहा है जो सब्जेक्ट X, उसमें कोई भी ऐसा ना हो, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं हो, जज जिसका एक सोच या जिसकी आइडियोलॉजी या इसकी समझ उस विषय X के विषय में एक तरफा हो। आप कोई भी रखिए, तो ये चीज़ों के लिए आपको पहले से एक माहौल बनाना पड़ेगा कि आप ऐसे प्रश्न को उठने ही नहीं दें। जैसे उमर खालिद की याचिका है, लगातार लंबित रह रही है, समय दिए जा रहे हैं। बिल्किस बानो का केस देख लिया हम लोगों ने, उनको दोबारा आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो एक जो जुडिशरी से जो फिर से मैं भरोसे पे आ रहा हूँ कि जो भरोसा है, लोगों का भरोसा, वो जो उठ रहा है, क्योंकि एक जगह न्यायपालिका जहाँ न्याय मिलता है और सबको एक सबके दिलो दिमाग में एक सम्मान रहता था, वो सम्मान कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। विडम्बना यही है राजीव जी कि निश्चित रूप से आस्था और विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, उठना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा विश्वास और आस्था इसी संस्था में है। एक्सक्यूज मी, ये दोनों का एक विरोधाभास है, एक विडम्बना है। ये गौरव की बात है कि सबसे ज़्यादा आस्था मेरी आपके अंदर है, यानी आपकी संस्था यानी न्यायपालिका के अंदर जी। और उसको थोड़ी भी रूप से क्षति नहीं होने देनी चाहिए। ये कहना कि भाई दूसरों में तो और बहुत कम है, वो उत्तर नहीं है। दूसरों में कम है तो आप उसकी तुलना नहीं करिए, आपका जहाँ है उसको बरकरार रखिए। मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल बेंचेस या जजेस के प्रति कई बार आस्था कम ज़्यादा होती है। संस्था के विषय में ये नहीं है इतना, लेकिन उसको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिर इंडिविजुअल्स ही हैं जो संस्था बनाते हैं। तो ज़्यादा बढ़ती रहेगी ये बात तो प्रॉब्लम होगी। आज अंतिम द्वार, अंतिम जगह जहाँ पर ऐसी याचिकाओं को सुनवाई या रिलीफ मिलेगी, वो कहाँ है? पार्लियामेंट में है क्या? होता था एक ज़माने, पार्लियामेंट भी होता था, बल्कि पार्लियामेंट के संसद की बात क्या कर रहे हैं, कार्यपालिका में होता था। बिल्कुल मैं तो नहीं मानता कि आजकल वो थोड़ा भी एक अवसर है। तो ये सब आवश्यक है, और ये सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की बात नहीं हो रही है। आम आदमी तो रुक जाता है, थक जाता है उच्च न्यायालय तक पहुँचने तक। उनको आपको हिम्मत देनी पड़ेगी। आपने सही निर्णय दिया, दबंग निर्णय दिया, निडर निर्णय दिया उच्च न्यायालय में, मैं बैठा हूँ उच्चतम न्यायालय में, मैं आपको डाइल्यूट कर दूँ, उसको रिवर्स कर दूँ, बदल दूँ, आपको डांट लगा दूँ, तो वो आपसे मतलब नहीं है। वो दबंग आदमी तो वैसे ही निर्णय करेगा, लेकिन जो आप संदेश दे रहे हैं सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, वो गलत संदेश है। तो इसलिए एक मार्गदर्शक भी है उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है, चीज़ को ध्यान रखना। थोड़ा सा आना चाहता हूँ, संसद की तरफ चलना चाहता हूँ आपसे चर्चा, क्योंकि एक लंबा वक्त, लगभग 15 साल का वक्त आप और लगातार 18 साल हो जाए, 18 साल हो जाए, हो गया है, 18 साल 24 में हो गए, 24, हाँ बिल्कुल। और आपने कई पीठासीन अधिकारियों को, कई वहाँ के सभापति को देखा है, राज्यसभा के सभापति को। अभी पिछले दिनों जो हमने अभी इससे पहले वाला जो शीतकालीन सत्र जो था, विंटर सेशन, उसमें हमने लगभग 150 सांसदों के निलंबन को भी देखा। उसी संसद में 2 लड़के कूद पड़ते हैं दर्शक दीर्घा से लोकसभा में, ये भी हमने देखा। विरोध के स्वर को मजबूत होते भी देखा, आप लोगों का जो स्वर था उसको भी देखा।
लेकिन जो प्रतिक्रियाएं वहाँ से, क्योंकि एक लंबा वक्त 18 साल कम नहीं होता है, आपका ये एक्सपीरियंस ज़रूर मैं अपने दर्शकों के सामने साझा करना चाहता हूँ कि क्या कुछ आपने तब देखा था, क्या कुछ अब देख रहे हैं, देखिए, क्या आप फर्क मेरे है? को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, मैं कांग्रेस का हूँ, वो बीजेपी का है, ये वो बात नहीं है। आप अपने आप एक अपने दर्शक से पूछ लीजिए, अपने आप एक स्वतंत्र रूप से देख लीजिए। मेरे 18 साल एक बार आप पार्टी ले समझ लीजिए मेरे को। कभी आपने सोचा देखा ऐसा पहले? 18 साल क्यों बोल रहे हैं आप? 75 साल की बात करिए। आखिर इतने सारी नॉन कांग्रेस सरकारें भी तो हैं, आप पहले नॉन कांग्रेस सरकारों की तो बात करिए। नंबर 1, तो ये बात निश्चित रूप से विशेषता है मोदी सरकार की। मोदी सरकार न बीजेपी है न कांग्रेस है, वो एक नई सरकार है, उसकी थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूँ कि डिसरप्शन सब तरफ से होता है, गलतियाँ हमारी भी होती हैं, लेकिन किसी रूप में किसी कारण से 150 लोगों को निलंबित करना घोर अन्याय है, अपमान है हमारी प्रणाली का। मैं तो समझता हूँ पाप है। अगर आप इस सिद्धांत को मान लेते राजीव जी एक सैद्धांतिक रूप से, तो आप देखेंगे कि पिछले अगले 5 वर्षों में गणतंत्र अंत हो सकता है, क्योंकि हर असेंबली, मैं आज बहुमत में असेंबली में, मैं आपको सिर्फ सस्पेंड करना है, मुझे क्या जाता है, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद। वैसे भी असेंबली सेशंस तो पूरे साल में 20 दिन ही होते हैं जी, 25 दिन ही होते हैं। अगर ये बहुमत का आप प्रकोप या दुष्प्रभाव मान लेते हैं सैद्धांतिक रूप से, तो गणतंत्र का अंत है। क्या हमारे सामने आप समझते हैं कि बीजेपी ने कितना घोर किया है, दंगा और फसाद, और कितनी डिस्ट्रप्शन किया है? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कभी भी 10 साल में। हमको छोड़िए, कोई भी सरकार नहीं सोच सकती थी, भाजपा सरकार भी नहीं सोचती कि 150 लोगों को ये एक आवाज में उठ के सबको मना करना आवश्यक है। मैं तो इसके लिए एक आपको, देखिए, मैं सिर्फ हवा में बात नहीं करता, मैं एक ठोस आपको एक उदाहरण या एक हल देना चाहता हूँ। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे समय आ गया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, एक ज़माना था ब्रिटेन में जहाँ पहले से निर्णय होता था चुनाव के पहले कि राजीव रंजन बनेंगे, और सब पार्टियाँ एक इलाका चुनती थी जहाँ से राजीव रंजन खड़े होते थे, और कोई पार्टी उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़ा नहीं करती थी, निर्विवाद वो चुनावित होते थे। अब आप समझिए ऐसे पीठासीन व्यक्ति का कितना ज़बरदस्त एक ऊर्जा, एक मजबूती, एक स्वतंत्रता, एक निष्पक्षता आएगी। तो ये करना पड़ेगा आपको, उसके बिना ये चल ही नहीं सकता। ये मानना ही गलत है कि मैं कितना भी अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अगर आपकी पार्टी से हूँ तो मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हो सकता हूँ आज के ज़माने में। पहले था एक ज़माने में, आप देते हैं कभी इसका नाम मावलंकर का नाम, उनका नाम, सब दिन गए अब। तीसरी बात, अगर आप ये करेंगे मेरा सुझाव, तो आप एक और बड़ा सुधार ऑटोमेटिकली करेंगे, जो 10वें शेड्यूल में, जो हमें डिस्कस करने का हमारा अभी टॉपिक नहीं है, 10वें शेड्यूल में जो मैंने सिर्फ आपको पीठासीन अध्यक्ष को बनाया है एक जज, वहाँ तो धज्जियाँ उड़ गई 10वें शेड्यूल की। कौन सा पीठासीन अध्यक्ष निष्कासित करता है अपनी पार्टी के लोगों को, और कौन सा पीठासीन अध्यक्ष 10वें शेड्यूल में निष्कासित नहीं करता है दूसरे पार्टी के लोगों को। अभी जो आपने निर्णय देखे महाराष्ट्र से, वो चुनौती दे चुके हैं, पढ़िए तो आप हंसने लगेंगे जी। तो वो भी हल हो जाएगा साथ साथ। लेकिन इन चीज़ों के लिए सबको मिल के, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये राजीव जी कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कह लीजिए ये है कि मिलजुल कर साथ बैठ के बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि दुराव इतना हो गया है, दूरी इतनी हो गई है, और मतभेद से ज़्यादा मनभेद इतना हो गया है। और इसके लिए मैं पूरी तरह से 90-95% उनको जिम्मेवार मानता हूँ, उस सरकार को, सत्तारूढ़ सरकार को। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ और भी है, जो सवाल उठता है कि कई सारे कानून हैं जो बदले जा रहे हैं, कई विपक्ष के को बाहर करके। अभी विंटर सेशन में हमने देखा, अभी इस सेशन में भी कुछ कानून लाने की, कुछ संशोधन लाने की बात चल रही है। तो ऐसे में देश का कानून जो है वो अगर कमज़ोर हो रहा है, विपक्ष क्या करे? देखिए, जहाँ तक नाम बदलाव और नए कानून अपनी छाप छोड़ने का प्रश्न है, वैसे बता दूं आपको कि मैं ही एक ऐसा मेल व्यक्ति हूँ जिसका 2 बार अबॉर्शन हुआ है, मजाक में मैं कहता हूँ। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ की 3 संहिता, उसका लीड स्पीकर मैं था। अच्छा, मैं तो
निलंबित भी नहीं हुआ था, जी लेकिन मैं जाके बोल नहीं सकता था क्योंकि 150 मेरे कॉलीग सब निलंबित थे। लीड स्पीकर पूरे विपक्षी तरफ से मैं था, ओपनिंग स्पीकर। जी, सुना था मैं। और मैं आपको बताता कई चीज़ें उस कानून के बारे में, अगर मेरे को मौका मिलता संसद में। पिछले संसद में भी यही हुआ, मैं लीड स्पीकर था, वो सीईसी जिसमें कि माननीय न्यायाधीश को हटाकर नियुक्तियों का बदल दिया है जी सिद्धांत, जी जी वहाँ भी यही हुआ। तो मेरे तो 2 बार अबॉर्शन हो चुका है स्पीच का। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अब ये आपने संहिताओं की बात की, आप सिर्फ इसलिए टिंकर नहीं करिए क्योंकि राजीव रंजन को अपनी छाप छोड़नी है किसी चीज़ पे, क्योंकि अभिषेक सिंह भी इतना ज़्यादा ईगोटिस्टिक है कि वो अपनी छाप छोड़ना चाहता है। आपको मालूम है 90%, मैंने उस पर अपनी आर्टिकल भी लिखा है इस पर स्पीच में, 90% सब सेम है, बल्कि 95 या 92% सेम है प्रावधान। अब 2 चीज़ें की आपने, 7-8% बदला है जी। और जो बाकी 92 हैं उसमें कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप ऐसा कुछ चेंज कर दिया है। अब इसमें आप ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में, अपना एक ईगो दिखाने के चक्कर में सैकड़ों केसेस हैं जो 150 वर्ष वो कानून थे उनके आधार पर निर्णय आए हैं। न्यायिक सिस्टम ढांचा चलता है निर्णयों पे, सिर्फ प्रावधान के टेक्स्ट पे नहीं। तो ये प्रावधान था, उसको 100 सुप्रीम उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने निर्णित कर दिया, वो खत्म हो गया। जब भी कोई केस आता है उसका तो स्लेट स्लॉटिंग बची की तरह निर्णित हो जाता है। अब या तो अभियुक्त या प्रोसिक्यूशन कहेगा कि इसको वापस नए तरीके से सुनो क्योंकि इस पर इतना सा चेंज है। तो आप एरियर्स कितना बढ़ाएंगे इस दलीलों से? आप एक्चुअली एक ऐसा चीज़ की है शुरू आपने जिसमें आपने एक गलत अवसर दे दिया है। कभी हो सकता है प्रोसिक्यूशन का दुरुपयोग करे, कभी मैं भी कर सकता हूँ अभियुक्त के रूप से कि भाई इसका पुनर्विचार किया जाए क्योंकि ये तो कानून बदल गया। तो जो 100 निर्णय हैं उच्चतम न्यायालय के, वो आज सारगर्मी नहीं है, वो आज संदर्भ वाले नहीं है, क्योंकि आपने इसका एक कॉमा फुल स्टॉप बदला है जो कि वास्तव में एक्चुअली इरेलेवेंट है। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं ना। ठीक है, सेंट्रल विस्टा में आपने एक छाप छोड़ दी, वो बात खत्म हो गई, लेकिन ये अपनी छाप छोड़ने के अलावा क्या, और पूरे आप विश्व को हमेशा के लिए चिरंतन काल के लिए चाहते हैं समझना कि सिर्फ एक ही व्यक्ति था, एक ही सरकार थी। ये मूल बात है इस चीज़ की। लोकसभा चुनाव है अगले 2 महीने में, कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? देखिए, रिसोर्सेज के अभाव में मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी इतनी तैयार हो सकती है। ये जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल अभी तक इनपुट नहीं आया इस 75 साल में। अब समय आ गया है जहाँ की स्केल है 90 यानी 100 वर्सेस 10, और 10 से नीचे हैं सब लोग। सत्तारूढ़ पार्टी वर्सेस हाईएस्ट विपक्ष का 10 है, उसके बाद सब नीचे हैं उससे। उस रेशियो को कितनी नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। उन अभावों के बीच में मैं नहीं समझता कि कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि तुरंत ये 500 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक व्यक्ति खड़े करने की प्रक्रिया ख़त्म होनी चाहिए। मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक हूँ पिछले 6 महीने से। बातचीत तो चल रही है आप लोगों की? चल नहीं रही है, आगे दौड़ भी रही है, बहुत हद तक हो रही है। कई चीज़ें जो आप दिन प्रतिदिन के स्तर पर देखते हैं मीडिया में, जैसा मैंने कहा, वो पॉस्चरिंग होती है सीट्स और मांगने के लिए। अंततोगत्वा बल्कि देखा जाए अखिल भारतीय स्तर पे तो 80% तो स्वाभाविक रूप से ही हो जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है जिस पे थोड़ा समय लग रहा है, वो 4-5 इलाके हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव ने अभी 11 सीटों की बात की है, उस पर भी काफ़ी अलग अलग सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूँगा। मैं आशावान हूँ बहुत उसमें। वो जो कह रहे हैं 11 सीटें, तो इस पर बात हो गई है या अभी बातचीत ऑनगोइंग? देखिए, चुनाव के 1 हफ्ते पहले तक ये मानना कि सीट्स, एक्चुअल सीट यानी सीट X में आप होंगे और सीट Y में मैं होऊंगा, वो हो गया फाइनलाइज, तो गलत धारणा है। लेकिन नंबर्स फाइनलाइज होने आवश्यक हैं, और मोटे मोटे तौर पर व्यक्ति, मैं समझता हूँ वो स्टेज अभी तक आई नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी रूप से दिशा और गति चल रही है। मैं आशावान भी हूँ, मैं आपको सब डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ होगा, होना चाहिए, होना अति आवश्यक है। मेरा निजी मानना है कि मायावती जी विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन मैं अपना निजी बोल रहा हूँ, बड़ा आपसे फ्रैंक बोल रहा हूँ। जी, हो सकता है कि कल गठबंधन में वो भी आ जाएं, लेकिन उनके इतने वही सवाल मैं करने वाला था। इतने उनके जो है बदलाव आ चुके हैं कि क्या उनसे बातचीत चल रही है? बातचीत तो नहीं चल रही है, नहीं चल रही, बातचीत तो नहीं चल रही। मायावती जी ने भी कह दिया है कि हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हैं।
अभी तो लेकिन बातचीत- बार बार ये खबरें आती हैं कि मायावती जी इस गठबंधन के साथ आ मैं सकती समझता हूँ उसकी महत्व देने की आवश्यकता क्या है। सबसे बड़ा जो गठबंधन वहाँ पर है वो है अखिलेश जी की पार्टी और बाकी इन पार्टियों के साथ। पहले वो RLD तो हो है, जाए, जी। उसके बाद बातें हो। देखिए वो सब ठीक है, अब जब सशक्त एक गठबंधन होगा उसमें 2-3 और लोग ज्वाइन कर लें, वो आखिरी बात होनी चाहिए। इस वक्त हमको समय व्यर्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है इस विषय में। जी, आखिरी सवाल। बहुत लंबा आपसे लंबी बातचीत हो गई और सवाल इतने हैं कि लगता है कि और घंटे भर बात करें तो शायद कम ना हो, लेकिन और आप बहुत शानदार तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। दर्शक हमारे बहुत मंत्रमुग्ध होंगे आपकी बातों को सुन के। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, चूँकि शुरुआत में मणिपुर, नागालैंड मैं पर्सनली था उस यात्रा में, कवर कर रहा था, और पहली यात्रा को भी हम लोगों ने काफ़ी कवर किया आखिर तक, श्रीनगर तक। लोगों में जोश, उत्साह, तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं जो पर्सनली जो हमने देखा है। उसके बाद अब यहाँ से मुंबई की तरफ जब वो बढ़ेंगे, 2 महीने का वक्त, लगभग 2-2.5 महीने का वक्त, 66-67 दिन, उस यात्रा से पॉलिटिकली क्या अचीव करने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? एक सवाल, और इसके साथ साथ ही चूँकि आखिरी क्लोजिंग का सवाल आपसे ले रहा हूँ, डोनेशन फॉर न्याय जो आपने इस पे किया है, उसका क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है? ये 2 पहला उत्तर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले दक्षिण से उत्तर यात्रा थी वो इससे कहीं कम राजनीतिक थी। ये भी पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा नहीं है, ना हम कह रहे हैं ना हम कहना चाहेंगे। लेकिन जब आप चुनाव के पहले इतनी लंबी यात्रा लेते हैं और आप जुड़ते हैं, तो जुड़ने का मतलब क्या है? जुड़ते आप एक 360 डिग्रीज के रूप में हैं। तो पहली बात, इसको बिल्कुल गैर राजनीतिक समझना। ये उस प्रकार से सस्ती राजनीति वाली यात्रा नहीं कि मैं बैठ के रैली दूं आपको, वो वाली नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये एक अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए है कि हम ये हैं और वो दूसरे लोग ये हैं, इनकी परिभाषाएं भिन्न हैं। और इसके लिए ये उतनी ही रूप से संदर्भ वाली है, महत्वपूर्ण है चुनाव के पहले। ये समझना कि इसका कोई संबंध नहीं है चुनाव से, गलत होगा। आखिर अगर वोट बहुत हद तक मिलेगा तो वो 2 अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर मिलेगा। दूसरा, इसका जो अथक परिश्रम है और इसमें जो अथक काम गया है, उसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं तो 2-3 बार उस यात्रा में गया था, पहली वाली में। इसमें तो हम गए थे मणिपुर शुरुआत के लिए। इसमें बहुत परिश्रम चाहिए। कहना आसान है कि सब वहाँ पर ये कर रहे हैं, और मैं जानता हूँ किस प्रकार के कमेंट्स आते हैं बीजेपी से, उसको लैम्पून करना, मजाक उड़ाना, पिकनिक कहना, सब ठीक है, गणतंत्र है, जो मर्जी कह रही है, आप सत्तारूढ़ है। लेकिन एक व्यक्ति की, मैंने तो कई बार कहा उनको कि हिम्मत भी कैसे होती है करने की, इतना आसान नहीं है। और साथ साथ वो अपने कई और उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। ये तो हुई यात्रा की बात। मैं पूरी तरह से उसमें आशावान हूँ, और उसमें देखिए कुछ से कुछ बदलाव हो सकता है कि फरवरी के अंत में एंड हो, मार्च के फर्स्ट वीक में हो, वो सब चीज़ें कैलिब्रेशन होता है जैसे जैसे चुनाव की तिथियाँ आती हैं। लेकिन ये इस रूप से करीब करीब मैं समझता हूँ 80 या 90% भारत दोनों यात्राओं में कवर हो जाता है, क्योंकि छोटी बात नहीं है। समय तो लगेगा ही निश्चित रूप से। अब आप, मैं तो चाहूँ हवाई जहाज लेके पहुँच जाऊँ बम्बई, तो उस पर तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी। दूसरा आपने पूछा अंत में प्रश्न, डोनेशन वाला। देखिए, ये जो मैंने आपको बोला लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये एक रियल प्रॉब्लम, ये इसलिए मैं पूछा क्योंकि आर्थिक पहलू है। आज क्या है कि आप, पहली बात तो ये जो फ्रॉड्स किए हैं आपने, उस फ्रॉड का नाम, एक का नाम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, दूसरे का नाम है और चीज़ें, और तीसरा आज हिम्मत किस, इलेक्ट्रल बॉन्ड को छोड़ दो तो अपने आप में अब पूरा हो गई बहस, हम जानते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। और आप जानते हैं प्रकाशित उस पर आंकड़े, आपके पास 100 तो मेरे पास 10 से भी कम। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, आज किस उद्योगपति में ये हैसियत है, हिम्मत है कि वो डोनेशन देगा मेरे को? तो ये तो रियल पॉइंट है। इसको आप सोचा आपने कभी इस तरह भय फैलाने का? ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर आपने हिम्मत दिखाई तो क्या हुआ है उन डोनर्स को, किस प्रकार से, कौन सी एजेंसी कहाँ पहुँची है, हम सब जानते हैं, हमको नाम पता है। इसलिए ये महत्व रखता है। ये एक स्वाभाविक रूप का क्राउड फंडिंग है, ये अंदर से आता है। इसमें अमाउंट कितना है? 1300 रुपया, 2600 रुपया, 2900 रुपया। ये जो है चीज़ें, ये सीधा जुड़ती हैं आम आदमी के साथ और भावना से निकलती हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, इसमें भी व्यवधान डालेगी सरकार।
इस सरकार की प्रवृत्ति पहचान ही ये है, प्रश्न पूछेगी बिना मतलब, कहाँ से आया, क्यों आया। अब 1000 चीज़ें कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो। बिल्कुल, ये व्यवधान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है। अब उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए तैयार हैं। तैयार हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार हैं। लेकिन ये कोई तरीका है? आप 100 में से 90 रुपये लेके बैठे और दूसरा आदमी जो क्राउड फंडिंग कर रहा है उसको आप व्यवधान डालोगे? ये कोई कहीं की गणतंत्र है? शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, शर्म होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। बहुत सारे सवालों का जवाब आप दे रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी बाकी हैं। आने वाले समय में फिर बैठेंगे अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ और कई सारे और भी सवाल उनका जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि देखिए आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी जी को जो सज़ा हुई थी, उनकी सांसदी चली गई थी, उस केस को भी सिंघवी साहब ही लड़ रहे थे और अभी भी वो केस तो आगे बढ़ना ही है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में हम लेंगे, इनसे जब चर्चा करेंगे सिंघवी जी के साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।